आइडियली होना ये चाहिए था कि मेरे को ना 12 लेक्चर लेना था प्री से पहले, और 12 लेक्चर में मेरे को सारा कुछ कवर करना था। लेकिन अब लग रहा है कि 11 लेक्चर्स ही होंगे हमारे प्री से पहले। 11 लेक्चर्स में एम ये है कि थर्ड लेक्चर, आज के लेक्चर तक पूरा मॉडर्न इंडिया खत्म हो जाए। लेकिन लगता है कि फोर्थ लेक्चर का भी कुछ पोर्शन लगेगा। उसके बाद फोर्थ और फिफ्थ लेक्चर में हमें पॉलिटी गवर्नेंस देख लेना है, जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। और उसके बाद पॉलिटी गवर्नेंस देखने के बाद आई थिंक सिक्स लेक्चर में इकोनॉमी देख लेंगे। सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ और आई थिंक 10th लेक्चर, उसमें हम ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंट देखेंगे। और जो लास्ट लेक्चर होगा 11th लेक्चर, उसमें एसएनटी देखेंगे और करंट अफेयर्स देखेंगे इसके अलावा। ठीक है, तो ये कुछ एम है। चलिए अब आगे चलते हैं, फटाफट फटाफट देखते हैं चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें हमें देखनी है, बाद में हम फिर से ये देखेंगे। तो ये चीज था, हमने ये पढ़ा था, ये वाला फटाफट देख लो एक बार स्लाइड। आप लोगों को 10 सेकंड दे रहा हूं मैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। आपको क्या लगता है क्या आंसर होना चाहिए? अभिनव भारत, अनुशीलन समिति, गदर पार्टी, स्वराज पार्टी। देखिए, अगर इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एक भी कुछ पता है, कुछ पता है, एक भी कोई स्टेटमेंट पता है इसमें से, किसी एक का भी आइडिया? सर गदर पार्टी तो सर जर्मनी में हुआ था, तो उसमें सर आई नहीं, थिंक सर ये गदर पार्टी नॉर्थ अमेरिका का था। नॉर्थ अमेरिका का था, सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। और गदर पार्टी का जो फाउंडर था वो था लाला हरदयाल। तो वो गदर पार्टी दैट इज C2 है। अभिनव भारत अनुशीलन समिति, स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी जो है वो CR दास है, चितरंजन दास, आगे भी आप देखोगे। तो मान लेते हमें पता है कि C2 है और D जो है वो 3 है। उससे स्वराज पार्टी के दादा भाई नारोजी नहीं थे? नहीं, स्वराज पार्टी का CR दास थे और मोतीलाल नेहरू थे। ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब खत्म हो गया था ना, गांधी जी ने उसको बंद कर दिया था बिकॉज ऑफ चौरी चौरा इंसिडेंट, तो इन लोगों ने बनाया था। इसमें बोला था इन्होंने कि हम काउंसिल एंट्री करना चाहते हैं, हम लेजिस्लेटिव काउंसिल जाना चाहते हैं। तो C2D3 अगर हमें पता है तो चेक करते हैं आंसर हमारा सॉल्व होता है या नहीं होता। ठीक है, C2D3 के दो ऑप्शन है, नहीं होता सॉल्व। आपको एक कोई और आना जरूरी है, आइदर A या B में से कोई एक आना जरूरी है। अभिनव भारत और अनुशीलन समिति, अभी आप ये देखेंगे। तो अभिनव भारत VD सावरकर, अनुशीलन समिति अरविंदो घोष। ठीक है सर, इम्पैक्ट ऑफ एक्सट्रीमिस्ट पीरियड, इसमें क्या क्या इम्पैक्ट हुआ ये देख लेना। और मेंस में हम फिर से डिस्कस करेंगे। प्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टेटमेंट पूछते हैं कि स्वराज इज माय बर्थ राइट, ये किसने बोला था। तो ये काफी सुना हुआ स्टेटमेंट है, आपको पता है। आगे आते हैं और इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं। एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी का बेसिक मीनिंग क्या था? हाँ, ये क्वेश्चन देख लो एक बार फटाफट। जैसे हमने पढ़ा कि दो तरह के लोग थे, एक मॉडरेट थे, एक एक्सट्रीमिस्ट थे कांग्रेस में। तो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी क्या कहती है, वो क्या करना चाहते थे एक्चुअली में? सर एक्सट्रीमिस्ट लोग, सर बोलो। हाँ बोलिए ना। सर वो लोग लड़के इंडिपेंडेंस पाना चाहते थे। लड़के इंडिपेंडेंस पाना चाहते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं था कि कोई रिवोल्ट लाना चाहते थे, कोई कू करना चाहते थे। ये नहीं करना चाहते थे। ऐसा नहीं था कि मार काट करना चाहते थे वो चाहते थे कि ये जो 3P है, प्रेयर, पिटीशन, प्रोटेस्ट, ये ना हो। प्रेयर, पिटीशन, प्रोटेस्ट ना हो। वो थोड़ा एग्रेसिव मीन्स अपनाया जाए, मतलब सेल्फ गवर्नमेंट वो चाहते थे बाय एग्रेसिव मीन्स इन प्लेस ऑफ पिटीशंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वेज। बट इसका ये मतलब नहीं था वो कहते थे कि गोली से मार दो या जान से मार दो। पॉलिटिशियंस एंड डायपर्स मस्ट बी चेंज्ड ऑफन एंड फॉर द सेम रीजन। क्या मीनिंग है इसका, हम डिस्कस करेंगे जब हम मेन पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं सारी चीजों को। स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट, इसका मीनिंग क्या है, ये कब हुआ था स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट? क्या मीनिंग है इसका? 13 और 19 सर। स्वदेशी बाइकॉट मूवमेंट हुआ था एज अ रिएक्शन अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल। ये रिएक्शन था अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल। रिएक्शन अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल जो था वो 1905 में हुआ था। ठीक है, और अब से एक और बात ध्यान रखना, आप क्लास एब्सेंट कर रहे हो, ये मैं अपने इधर भी करता हूँ। आप क्लास एब्सेंट कर रहे हो, आपका लॉजिक मेरे को सही नहीं लग रहा है, तो मैं वीडियो भी शेयर नहीं कर रहा आपके साथ उस क्लास का। आपका वैलिड लॉजिक है, जस्टिफाइड लॉजिक है, आपका क्लास क्यों छूटा था, आई विल शेयर द वीडियो। बहुत लोगों का ये हैबिट हो जाता है कि क्लास अटेंड करना है नहीं, वीडियो देख लेंगे। वो ऐसे चलता नहीं है यार, मजा नहीं आता वैसे। तो रिएक्शन अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो ये रिएक्शन जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल के अगेंस्ट हुआ था। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुआ था, ये कभी सुना है आपने? यस सर। यस सर। क्यों हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में? क्योंकि उस टाइम एक वाइसरॉय थे, उनका नाम था लॉर्ड कर्जन। ये क्या चाहते थे
इन्होंने ये जस्टिफिकेशन दिया, जो पब्लिक जस्टिफिकेशन था, कि बंगाल बहुत बड़ा है, इसको डिवाइड करने में हमें, मतलब इसको एडमिनिस्टर करने में हमें काफी दिक्कत हो रहा है, सो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के रीजन से हमें डिवाइड करना होगा बंगाल को। लेकिन एक्चुअली ये देखा ये गया कि इन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया बंगाल को। एक वाला जो पार्ट था वो हिंदू मेजोरिटी पार्ट था, जिसमें कि उड़ीसा के भी एरियाज आते हैं, बिहार के भी एरियाज आते हैं, जो वेस्ट बंगाल है वो आता है। और दूसरा एरिया जो था वो मुस्लिम मेजोरिटी था, मतलब धर्म के नाम पे डिवाइड कर रहे थे। तो ये नेशनलिस्ट लीडर्स को दिख गया और उन्होंने सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं करने देंगे इनको, हम स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। स्वदेशी मतलब अपना गुड्स बनाओ, अपने नेशनल कॉलेजेस बनाओ, यहाँ पे पढ़ेंगे हम। बॉयकॉट मतलब इनके जो क्लोथ्स हैं, मैनचेस्टर क्लॉथ एक्सेट्रा, ये हम बॉयकॉट करेंगे, इससे इनका रेवेन्यू हिट होगा। एक बार जब इनका रेवेन्यू हिट होगा तो इनको समझ में आएगा कि हमसे पंगा लेना कितना गलत बात है ये, और ऐसे ही हमेशा हमें डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो ये स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट है, इट वाज अ रिएक्शन अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल। समझ में आ रहा है क्या बातें कर रहे हैं हम? यस यस सर। सर। थोड़ा फास्ट बातें कर रहे हैं क्योंकि हमें काफी सारी चीजें देखनी है। फटाफट इसको देख लो, 15 सेकंड में स्लाइड को पढ़ो। आपके पास स्लाइड भी है, तो उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, राइली जो वर्ड है उनका ये कहना है, ये पूछा है एक बार कि किसने ये चीज बोली है कि बंगाल यूनाइटेड इज पावर, बंगाल डिवाइडेड विल पुल इन सेवरल डिफरेंट वेज। ये स्टेटमेंट किसने बोला है? ये स्टेटमेंट राइली ने बोला है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। बाकी आपको मैंने जो चीजें बताई वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको देख लीजिएगा, आपके पास स्लाइड्स हैं। आगे चलते हैं। यस सर। यस सर। तो यही चीज इन्होंने कही है कि ये जो दो पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया, ये जो रेड वाला पोर्शन आप इधर वाला देख रहे हैं, ये हिंदू मेजोरिटी है, और इधर वाला जो ईस्टर्न बंगाल एंड आसाम का पोर्शन है, ये मुस्लिम मेजोरिटी था, पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब यहाँ पे वही सेम चीजें बातें हो रही हैं, लंबी लंबी बातें यहाँ पे चल रही हैं। एक चीज जो ध्यान रखने वाली बात है इस स्लाइड में कि पार्टीशन ऑफ बंगाल कितने तारीख को हुआ था। एक होता है कि उन्होंने अनाउंस किया, फिर उसके बाद लोगों ने प्रोटेस्ट किया, फाइनली पार्टीशन हुआ कब? तो ये डेट थोड़ा याद रखिएगा कि अक्टूबर 16, 1905 को पार्टीशन हुआ। इसको देखिए एक बार फटाफट, पार्टीशन कब हुआ? सर 16 सितंबर। हाँ 1905 में हुआ, अक्टूबर 1905 में पार्टीशन हुआ। मान लो डेट भूल भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है, मंथ एटलीस्ट याद रखिएगा। और अब यहाँ पे देख लीजिए, बीच में इन्होंने आई थिंक 1945 में ही बता दिया था कि हम पार्टीशन करने वाले हैं, तो अगस्त में, उसी साल के अगस्त में एक बॉयकॉट रेजोल्यूशन पास किया गया कि हम ना मैनचेस्टर क्लोथ को, लिवरपूल से जो आता है सॉल्ट, इन सब चीजों को बॉयकॉट करेंगे, इससे इनका रेवेन्यू पे फर्क पड़ेगा, और तब इनको समझ में आएगा कि ये सब चीजें हमारे साथ नहीं करने का, और अगर करने का तो हमसे एटलीस्ट पूछ के करने का। आगे चलें। यस यस सर। ठीक है। फिर उस टाइम वंदे मातरम जो है वो एंथम सॉन्ग बन गया। वंदे वंदे मातरम लिखा किसने है? वंदे मातरम सुना है आपने? सर Yes, sir. बंकिम चंद्र हाँ हाँ, बंकिम चंद्र चटर्जी, उन्होंने वंदे मातरम लिखा। शिवाजी और गणपति फेस्टिवल तिलक जी ने यूज किया, जिसको कि बाद में बोला गया कि इसके कारण क्या हो गया, मुस्लिम लोग जो थे वो थोड़े एलियनेट हो गए। इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें बातें जो हो रही हैं, क्या पूछ रहे हैं वो नॉट करेक्ट पूछ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज जो है थोड़ी सी ट्रिकी है, ये वाला जो पोर्शन है इस क्वेश्चन का। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आएंगे तो आई डोंट थिंक कोई कर पाएगा इस क्वेश्चन को। यहाँ पे लियाकत हुसैन ने, जैसे देखो टैगोर जो थे, टैगोर इस टाइम इन्होंने एक गाना लिखा था जब ये स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था, अमार सोनार बांग्ला। हैव यू हर्ड अबाउट अमार सोनार बांग्ला? यस सर। क्या है अमार यस सर। सर सॉन्ग है। मेरा सुंदर बांग्लादेश। हाँ, ये नेशनल एंथम है बांग्लादेश का। ठीक है, नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश, अमार सोनार बांग्ला। ठीक है, तो इसमें ये सारी चीजें वो कर रहे थे। आत्मशक्ति, अगेन आत्मशक्ति मतलब क्या है कि अपने ऊपर भरोसा कीजिए, स्वदेशी वाला जो चीज है वो फुलफिल कीजिए। बंगाल नेशनल कॉलेज ऑब्वियसली स्टैब्लिश किया इन्होंने, और अभी शुरू में अरबिंदो बनेंगे, बाद में बोस सर इसके प्रिंसिपल बनेंगे, सुभाष चंद्र बोस। अगेन ये स्वदेशी को फुलफिल कर रहा है कि अपना कॉलेज बनाइए, अपने कॉलेज में पढ़िए। नेशनल एजुकेशन इससे पहले ही स्टार्ट हो गया था सतीश चंद्र मुखर्जी के द्वारा। अगेन टफ क्वेश्चन है, इसमें नॉट करेक्ट जो है वो ये वाला पॉइंट है, बट अगेन ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो मैक्सिमम लोग गलत करेंगे। हम आते हैं ऐसी चीजों पे जो आप गलत मत कीजिएगा। ये सब देख लीजिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं नहीं। अमार सोनार बांग्ला वाली बात मैंने आपको बता दी कि ये कब लिखा गया था, ये पूछ सकते हैं वो कि किस पीरियड में लिखा गया। तो ये जब स्वदेशी बाइकॉट मूवमेंट चल रहा था उस टाइम ये लिखा गया। ठीक है, किस किस एरिया में कौन कौन एक्टिव था, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे कौन एक्टिव था। पंजाब में अजीत सिंह, लाला लाजपत राय सर एक्टिव थे। दिल्ली में कौन एक्टिव था? पंजाब इजी है बताना, बॉम्बे इजी है बताना, हमें पता होता है जनरली कि तिलक सर और लाजपत राय कहाँ पे एक्टिव हैं। लेकिन दिल्ली में सैयद हैदर रजा और मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले, ये थोड़ा पता नहीं होता लोगों को।
चिदम्बरम पिल्ले अच्छे खासे वेल्दी एफ्लुएंट फैमिली के थे और उन्होंने ये पैसेंजर शिपिंग सर्विस भी स्टार्ट की थी। जितना याद हो पाए याद कीजिएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बताऊंगा कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना नहीं है। ठीक है, अब आगे आते हैं, काम की बात करते हैं। इधर कुछ है काम का, बहुत सारी चीजें हमने इंपॉर्टेंट आईएनसी सेशंस में ही कर लिया था। एक चीज जो ध्यान रखने वाली बात है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग किस साल बना था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है, जिसको सिंपल टर्म्स में तो मुस्लिम लीग बोलते हैं, वो कब बना था? 1906। 1906। तो ये चीज याद रखना है, ईयर कौन सा है, 1906, उस ईयर मुस्लिम लीग बना था। ठीक है, और ये 1906 में क्यों बना? क्योंकि उस टाइम स्वदेशी बॉयकॉट का इशू चल रहा था। तिलक सर फेस्टिवल्स यूज कर रहे थे, हिंदू फेस्टिवल्स। तो बहुत लोगों को ये लग रहा था कि ये हिंदू फेस्टिवल्स जो है, इसके कारण मुस्लिम ज्वाइन नहीं कर रहे थे, एलियनेशन आ गया उनके बीच में। उनको लग रहा था उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है। तो उसी टाइम पे ये लोग जो है, मॉर्ले मिंटो में जो लॉर्ड मिंटो थे, जो वाइसरॉय थे, उनसे मिले आगा खान, और उनको बोला कि हमें ना आप सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो, हमारा रिप्रेजेंटेशन ढंग से नहीं हो रहा। 1906 में ये बना और उसी टाइम पे ये सिमिलर डेपुटेशन हुआ जहां पे ये गए और ये बातें उन्होंने की। ठीक है, कैसे एंड हो गया? एक कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी होता है। हैव यू हर्ड अबाउट कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी? You know what is carrot and No, stick? sir. No, sir. कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी का क्या मतलब होता है कि जैसे ये ब्रिटिशर्स जो थे, ये कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी फॉलो करते थे। मॉडरेट्स को कैरेट दे देते थे और एक्सट्रीमिस्ट को स्टिक। मॉडरेट्स को कैरेट देने का क्या मतलब होता है कि इनको अच्छी अच्छी चीजें, कि हम 1909 एक्ट लेके आ रहे हैं, इसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स लाएंगे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद इन लोगों को, जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, जो ज्यादा बदमाशी करते थे, इनको जेल में डाल देते थे। तो उसको बोलते हैं कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। बहुत जगह ये फॉलो होता है। तो इतना ज्यादा परेशान किया एक्सट्रीमिस्ट लोगों को, इतना स्टिक दिया कि कुछ लोग रिटायर हो गए पॉलिटिक्स से, जैसे कि बिपिन चंद्र पाल और बिंदु घोष एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है सर, आगे आते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? जब उन्होंने देखा कि जो एक्टिविटी है बंगाल में, एक्टिविटी इतना ज्यादा बढ़ गया है, नेशनलिस्ट एक्टिविटीज, तो उन्होंने डिसाइड क्या किया? एक तो पहले जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 1905 में, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ 1905 में, उसको इन्होंने खत्म कर दिया 1911 में। उन्होंने देखा कि बहुत नाटक हो रहा है। और सेकंड चीज जो उन्होंने की, कैपिटल जो है, ये याद रखेगा, पहले कैपिटल हमारा क्या हुआ करता था? कैलकाटा हुआ करता था, लेकिन उसको फिर उन्होंने कहाँ पे मूव करवा दिया? दिल्ली मूव करवा दिया। और ये चीज ध्यान रखिएगा, ऐसा क्यों हुआ, क्यों किया? पुष्पांजलि बेचारा मैसेज पे मैसेज किए जा रहा है, मैं क्या करूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। हाँ, क्या बात कर सर रहे थे? अलाउ कर दीजिए, क्या कर दूं? सर अलाउ कर दीजिए क्लास ज्वाइन करने। नहीं, ठीक है। मेरे भाई कहाँ थे हम, क्या बात कर रहे थे शबनम? सर दिल्ली में सर कैपिटल क्यों कैपिटल शिफ्ट हुआ? कलकत्ता से दिल्ली कर दिया। हाँ, ये समझ में आया, ये पता था आप लोगों को, आई थिंक पता होगा पहले से आप लोगों को। आप लोग यस सर, यस सर। हम लोग थोड़ा फास्ट क्यों जा रहे हैं मेरे भाई? सर क्योंकि हम लोगों से प्रीलिम से पहले सर बहुत सारा टॉपिक क्लियर करना है सर, एग्जैक्ट। जो प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। यस आगे सर। चलिए, अब नेक्स्ट ये देख लेते हैं। ये क्वेश्चन जरा एक बार इसको देखिए, इसको देखिए और बताइए इसमें क्या है। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बताएं, जल्दी से बताएं जो भी है। नहीं नहीं, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देख लिया आप लोगों ने? जी सर। अरे समझ में आ रहा है क्या है इसमें? इंडियन मुस्लिम्स इन जनरल वर नॉट अट्रैक्टेड टू द एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट बिकॉज ऑफ extremist policy of harping on Hindu aspect. What is the meaning of this particular thing? क्या है extremist policy of harping on Hindu aspect, शबनम? तो वो जैसे तिलक मतलब तिलक वेरी सर गुड। हाँ, जैसे तिलक सर ये ने गणपति सर फेस्टिवल और ये हिंदू सब फेस्टिवल को ज्यादा एग्जैक्टली यस ये सब जो यूज कर रहे थे, ये गलत है। समझ में आ रहा है? सर। अरे यस शबनम, सर। कहाँ चला गया तुम? पराठा खा रहा है क्या? सर म्यूट था इसलिए। अरे वाह वाह वाह। रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये रिवोल्यूशनरी मूवमेंट क्या होता है? जो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये लोग जो कर रहे हैं, इसको रिवोल्यूशनरी मूवमेंट बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है रिवोल्यूशनरी एक्सट्रीमिज्म। ठीक है, कहीं कहीं बहुत सारी किताबों में इसको रिवोल्यूशनरी टेररिज्म लिखा गया था। प्लीज ऐसी गलती मत कीजिएगा, ये टेररिज्म नहीं है। हमारे लिए वो रिवोल्यूशनरी है, टेररिस्ट नहीं थे वो। तो ये रिवोल्यूशनरी टेररिज्म मत लिखिएगा।
ठीक है, तो इसी में कौन कौन एक्टिव है, कहाँ एक्टिव है, ये सारी बातें यहाँ हो रही हैं। अगेन जब मेंस पर्सपेक्टिव से पढ़ना है तो हम और पढ़ेंगे। यहाँ पे एक टर्म लिखा है रशियन निहिलिस्ट, ये लोग किससे इंस्पायर्ड थे? अब ये बताओ, ये जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविस्ट हैं ये कैसे होंगे, वायलेंट होंगे या नॉन वायलेंट होंगे? सब वायलेंट होंगे। So violent. अरे वाह वाह वाह! तो ये आयरिश नेशनलिस्ट, आयरलैंड तभी ब्रिटेन से फ्रीडम चाहता था, और रशियन निहिलिस्ट, निहिलिस्ट कौन होते हैं? आपका ये पहला होमवर्क है, रीड अबाउट निहिलिज्म, कि निहिलिज्म कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, निहिलिज्म कॉन्सेप्ट क्या होता है? मिस्टर शबनम, Yes, sir. चलो मिसेस शबनम, आपकी लिख लिया ये होमवर्क कि निहिलिज्म क्या होता है, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, रशियन निहिलिस्ट क्या था कि उस टाइम ना रशिया में 1904-5 के अराउंड जार रूल करता था, बड़ा ही ऑटोक्रेटिक था, डिक्टेटर था। तो ना निहिलिस्ट क्या बोलते थे कि इन सब के अगेंस्ट चलो, मतलब लॉ ऑफ फॉलो करना भूल जाओ, इन लोगों के लॉज जो है इट डजंट मेक एनी सेंस एट ऑल। तो वो बोलते थे कि कुछ नहीं रखा इन सब लाइफ में, एकदम प्रोटेस्ट करो, हर चीज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करो। सो दीज वर निहिलिस्ट। रीड मोर अबाउट निहिलिज्म, मजा आएगा फिर जब हम मेंस में इसको डिस्कस करेंगे, जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे। ठीक है सर, ये कुछ चीजें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशनरीज के नाम है, ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इंपॉर्टेंट होता तो मैं खुद ही इस पे बताता आपको। वासुदेव बलवंत फाड़ के देख लेना स्लाइड्स। अब यहाँ पे विनय दामोदर सावरकर, आपने ये देखा था, ये कौन है? ये वीर सावरकर हैं, जिसके ऊपर आजकल इतना इश्यूज चलता रहता है। ऑल्दो वी लव हिम, बट बहुत लोग बोलते हैं कि वीर सावरकर वीर नहीं थे, बट आई बिलीव कि वो बहुत ज्यादा वीर थे। आप लोग कितना बिलीव करते हैं वो कितना वीर थे? तो उनके बारे में पढ़ने के बाद बोल पाएंगे सर। अरे वाह वाह! और शबनम आप क्या बोल रहे हैं? आज कौन सा पराठा खाया है शबनम? Sir नहीं, आज नहीं खाया। आज कुछ सब नहीं पढ़ खाया? के फिर वीर अरे, था। अभी एक क्वेश्चन आपने देखा होगा कि वहां पूछा था उन्होंने सावरकर के बारे में कि उन्होंने कौन सा सोसाइटी बनाया था, अभिनव भारत। फिर एक और सोसाइटी था अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति किसने बनाया था सर में? सर अरविंद घोष। अरे वाह वाह वाह! अरविंदो घोष। तो ये नाम थोड़ा याद रखिएगा, किसने किसने क्या बनाया था। और अभिनव भारत काफी फेमस है, आप देख रहे हैं कितने क्वेश्चन आ चुके हैं इस पे। तो हु कोइतासी फॉर्म इसको, मतलब किसने बनाया है इसको, भाई लोग देख लिया क्वेश्चन, आगे चले भाई लोग। कितना फास्ट जा रहे हैं। जी सर। चलो Yes. चलो चलो। फर्स्ट फेज ऑफ रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म ये शुरू में हुआ था 1899 के अराउंड। क्यों हुआ था इस टाइम? क्योंकि 1885 से 1905 के बीच में, अगर आपको पता हो, मॉडरेट लीडर्स थे। और मॉडरेट लीडर्स जो थे वो कैसे थे? वो बोलते थे कि हम 3P में बिलीव करते हैं। व्हाट इज 3P? Sir prayer, protest, तो petition. प्रेयर, पिटीशन, प्रोटेस्ट। तो इसीलिए बहुत सारे, जैसे अभी आपने देखा वहां पे अभिनव भारत खुला महाराष्ट्र साइड में, बंगाल में अनुशीलन समिति खुला, और ये किसने खोला? आपने खोला क्या? तो ये क्या नाम है इसका, नंदा। Sir अरविंदो घोष. अरे वाह वाह वाह! तो ये लोगों ने खोला और ये सब चीजें चल रही हैं। प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस, इन्होंने किसी को मारने की कोशिश की क्योंकि वो हमेशा गलत गलत जजमेंट देता था हमारे पॉलिटिकल लीडर्स के अगेंस्ट। तो सर ये वही टाइम है ना जहाँ जब आईएनसी बना था आईएनसी के मतलब 1885। ये वो टाइम है जब बंगाल में वो पार्टीशन वार्टीशन वाला हवा चलने वाला था। तो ये वो तो 1880, सर आपने 18 हाँ 1885। हाँ 1885 में कांग्रेस बना, लेकिन 1895 के बाद से ये एक्टिविटीज बहुत ज्यादा चालू हो गया रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म का। ये फर्स्ट फेज है। ऐसा क्यों? क्योंकि 10 साल हो चुके थे कांग्रेस बने, और मॉडरेट लीडर्स कुछ ज्यादा ही मेंडिकेंसी करते थे। मेंडिकेंसी मतलब भीख मांगना, 3P वाला पॉलिसी। और ये लोग बोलते थे ऐसे नहीं मिलेगा भाई, वायलेंस का जवाब वायलेंस होता है। तो इसीलिए इस टाइप के लोगों ने, इतने छोटे छोटे उम्र के बच्चों ने अपनी जान दे दी कि ये दिखाने के लिए कि नहीं, अगर तुम मारोगे तो हम भी मारेंगे। फिर युगांतर, ये इंपॉर्टेंट है, युगांतर भी अरविंदो घोष का ही एक जर्नल था। ठीक है, ये देखते रहिएगा स्लाइड, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, मैं आपको रोकूंगा। फिर ये जो अनुशीलन समिति युगांतर वाले, इन्होंने अलीपुर कॉन्स्पिरेसी किया, और ये एक केस हो गया कि वो इलीगल आर्म्स जो है, मतलब रख रहे थे अपने पास, और बहुत सारा इनके पास मिला, इधर उधर से इन्होंने जमा करके जुगाड़ करके लाया था, और उसके कारण बहुत सारे लोगों का एक साथ ट्रायल हुआ। अलीपुर कॉन्स्पिरेसी, ये याद रखिएगा, ये बंगाल से एसोसिएटेड है। ठीक है, आगे आते हैं सरन मैम, ये वाला क्वेश्चन देख लो। लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन है जो आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। सर ईस्ट बंगाल. हाँ ईस्ट बंगाल, बारह टिकौती जो हुई है वो ईस्ट बंगाल में हुई है। और ये जो एरिया है ये करंट जो है बांग्लादेश में आता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमने पहले किया था, इसका आंसर क्या है?
ये हमने देखा था क्वेश्चन कि यहाँ पे हमें कुछ चीजें अगर पता सर है कि बी का हाँ सर बी का 3, सी का 1, ए जो है ए 4 है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस ए 4 है। आनंद मठ कौन है? बी क्या है? बी का बंकिम 3। हाँ, लाइफ डिवाइन और साधना किसका किसका है? सर रविंद्रनाथ टैगोर लाइफ डिवाइन। लाइफ डिवाइन लाइफ डिवाइन रविन्द्रनाथ टैगोर और साधना अरबिंदो या उल्टा? नहीं नहीं सर, उल्टा उल्टा उल्टा। एग्जैक्टली, लाइफ डिवाइन आपने देखा था कि कुछ स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले गए थे यस अरबिंदो। सर, यस सर, अरविंद। लाइफ डिवाइन किसका हो गया? अरबिंदो का, और साधना हो गया रविन्द्रनाथ टैगोर का। चलिए फटाफट आगे चलते हैं। तो ये सब कुछ बातें हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, स्लाइड्स देख लीजिएगा। सेकंड फेज हमने देखा, फर्स्ट फेज वो स्टार्ट हो गया था 1895 के अराउंड से और वो चलता रहा। फिर बीच में क्या हुआ? वर्ल्ड वॉर 1 आ गया। वर्ल्ड वॉर 1 कब आया? और बीच में एक लल आ गया था, लल। 1914। हाँ, 1908 से लेके 1914-15 के पीरियड में थोड़ा सा लल आ गया था, थोड़ा सा कम हो गया था, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स भी जेल वेल चले गए थे, बहुत लोग संन्यास ले लिया, तो बहुत सारी चीजें हो गई। लेकिन जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुआ 1914 से 1918 के बीच में, तो उस टाइम पे फिर से इन लोगों को लगा कि नहीं यार अभी बहुत अच्छा टाइम है, तो स्टार्ट करते हैं फिर से। अब फिर से स्टार्ट होगा और डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में ये लोग एक्टिव हो जाएंगे। और 1920s में ये काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस हुआ। ये किसने बनाया? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ने, जो बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन हो गया जब भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद इससे जुड़ गए। तो याद रखिएगा कि दोनों सेम ऑर्गेनाइजेशन है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन सेम है। लेकिन क्योंकि भगत सिंह जैसे जो लीडर्स हैं ये बिलीव करते हैं सोशलिज्म में, तो इसीलिए इसका नाम इन्होंने चेंज कर दिया और 1928 से पहले ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन माना जाता था। हाँ जी सर, बताएं, कुछ पूछ रहे थे शबनम आप? नो सर। नहीं पूछ रहे थे? ओके। फिर भगत सिंह है, इनके कुछ एक्टिविटीज हैं, देख लीजिएगा इसको। और अब चितांगन जो है, चितगांव जो है, चितगांव कहाँ पे बालकों? सर बांग्लादेश। हाँ, ये प्रेजेंट डे बांग्लादेश में चितगांव। ठीक है, यहाँ पे जो लीडर था वो था सूर्य सेन। इसको इन्होंने बहुत बुरे तरीके से मारा। इन लोगों ने एक पुलिस जो चौकी है उसको लूटना चाहते थे और इनको जैसे मारा, ये बहुत ही गंदा है। आप ये जब स्लाइड देखेंगे, इसको थोड़ा बड़ा करेंगे ना, आपको दिखेगा यहाँ पे कि उनके दांत वांत तोड़ दिए, दांत नाखून निकाल लिए, बहुत ही गंदा था। मतलब कैसे कोई इस टाइप की स्टूपिड चीजें कर सकता है, गॉड नोस। चलो आगे चलते हैं भाई। तो चित्तगांव, अब देखो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या था कि चित्तगांव आर्मरी रेड जो है उसमें इंपॉर्टेंट लीडर्स कौन है, क्या हुआ था, कितने दांत निकाले थे, वी आर नॉट कंसर्न विद दैट, ऑल्दो वी हैव फुल सिंपैथी विद ऑल दीज लीडर्स, बट यहाँ पे बातें ये हो रही हैं कि चित्तगांव आर्मरी रेड जो था उसमें इंपॉर्टेंट लीडर्स कौन था। तो ये देख लीजिए स्लाइड, आगे चलते हैं। चलिए आगे, जो मेंस पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे फिर हम और डिस्कस करेंगे। ये स्लाइड देखिए फटाफट और बताइए इसका आंसर क्या है। अभी देखिए गदर पार्टी बहुत बार डिस्कस किया, आगे भी देखेंगे। तो गदर पार्टी हमने पहले भी देखा था कि D1 है। D1 है मतलब लाला हरदयाल। चित्तगांव आर्मरी रेड अभी बार बार हम देख रहे हैं A3 है। अब फिर से चेक करते हैं, काकोरी कॉन्स्पिरेसी, लाहौर कॉन्स्पिरेसी। लाहौर कॉन्स्पिरेसी में हमने क्या देखा था कि अब यहाँ पे भगत सिंह का नाम हमें पता होता है, लेकिन उसमें जतिन दास भी थे। ऑल दो लेट्स से कि हमको नहीं पता है सी, लेकिन अगर हमें पता है A3D1 उससे सॉल्व होता है। लेट्स से कि अगर आपको सिर्फ A3D1 पता होता तो क्या इससे सॉल्व होता मिस शबनम? यस सर। हो जाता। तो जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि अगर आपको दो भी पता है तो वो सॉल्व हो जाता है। ये कितना मैसेज करोगे भाई? आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारा, तो ये नहीं हुआ, ये देखो ये हो गया था, ये 97 का क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन देखिए 2000 का है। इससे आपको थोड़ा आइडिया लग रहा होगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। शबनम, यस सर। तुम देख रहे हो अभिनव भारत अनुशीलन समिति कितना इंपॉर्टेंट है। यस सर, अनुशीलन अरबिंदो घोष। अरे बाबा सर A2B3C4 and D1 सर। A2 कैसे होगा बे? चित्तगांव में गुरु राम सिंह कहाँ से आ गया? सर वो होगा सर सेम था ना तो वो नहीं। अभिनव भारत कौन था? हु कोई तसी, मतलब हु होई तसी। B3 विक्रम दामोदर। सर B3 D4 C4। हाँ B3C4 इतना पता है। और अभी चित्तगांव आर्मरी रेड हमने देखा था, उसको फिर से देखना, उसमें सूर्य सेन तो थे और बहुत सारी लड़कियां भी थी। वुमेन एम्पावरमेंट का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, कल्पना दत्ता, अंबिका चक्रवर्ती, बहुत सारी लड़कियां थी।
प्रीतिलता वाडेदार। अब तो इसीलिए ये जो आपके यहाँ पे एक लेडी है कल्पना दत्त, ये भी उसमें इन्वॉल्व थी। कुका मूवमेंट है, पंजाबियों का मूवमेंट है। तो गुरु अगर देखो तो ऐसे भी तुम मार सकते हो। शबनम से पूछो, ये शबनम बताएगी ये सब। क्यों शबनम? सर कुका मूवमेंट नहीं पता मुझे। गुरु राम सिंह पता है तुमको? वो गुरु हैं, बहुत ही अच्छे गुरु हैं। कुका मूवमेंट क्या है कि जब आप ट्राइबल अपराइजिंग ऑफ पीजेंट रिवोल्ट पढ़िएगा, 1885 है, उसमें आपको एक कुका मूवमेंट दिखेगा, जो प्यूरिफिकेशन का बेसिकली मूवमेंट था। बाद में वो ब्रिटेन के अगेंस्ट हो गए। तो बेसिकली ऐसे काफी सारे मूवमेंट हुए हैं, ट्राइबल अपराइजिंग्स और पीजेंट रिवोल्ट, तो उसका एक पार्ट है कुका मूवमेंट, जो वेस्टर्न इंडिया में हुआ था, पंजाब में हुआ था। कुका मूवमेंट आप और पढ़ सकते हैं इसी स्लाइड में। आप ट्राइबल अपराइजिंग जब देखिएगा पहले वाले स्लाइड, वहां आपको ये मिल जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग कोई आशा? यस सर। यस मेरे भाई अगर देखा B3C4 अगर पता है तो इस केस में ये सॉल्व हो रहा है। मान लो तुमको ये सब नहीं पता, कुका मूवमेंट नहीं पता, मान लो शबनम जो है उस दिन उसको 40 हो गया, वो भूल गई सब। अगर उसको बस B3C4 पता है तो क्या सॉल्व हो जाता है ये? हाँ सर। मिस शबनम, मिसेस शबनम, यस सर आगे बढ़े। यस यस सर। सर। अब रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट आउटसाइड इंडिया, हमारे बाहर भी लोग, जैसे अभी हमारे मोदी जी जाते हैं तो आप देखोगे बाहर लोग कितना खुश होते हैं। बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि इंडिया में मोदी जी रहते हैं तब ज्यादा जितना खुश होते हैं लोग, बाहर वाले लोग ज्यादा खुश होते हैं जब वो मोदी जी को देखते हैं। और ऐसा शायद इसलिए भी होता होगा क्योंकि कम जाते हैं ना वो बाहर, तो यहाँ तो हमेशा रहते हैं। अपने घर में रहोगे तो इज्जत नहीं रहती है, थोड़ा बाहर चले जाओ तो इज्जत बढ़ जाती है। क्या बोलते हो, क्या कहना है आपका इसके ऊपर? ऑल्दो वी लव मोदी जी, यस सर। हाँ वी अडोर मोदी जी एंड मोदी जी इज द बेस्ट। तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ये बाहर थे, लंदन में थे, और वहां पे उन्होंने इंडियन सोशलिस्ट जर्नल चलाया, एक इंडिया हाउस बनाया उन्होंने। वहां पे बहुत सारे खतरनाक खतरनाक लोग रहते थे, सावरकर सर, ढींगरा सर, मैडम कामा सर, लाला हरदयाल सर, और ये हर एक आदमी कहीं ना कहीं एक्टिव हुआ था बाद में। इसी को बोलते हैं संगति का असर। अच्छी संगति में रहोगे तो देखो सब लोग कुछ ना कुछ मस्त काम कर रहे थे। तो संगति मैटर करती है बहुत ज्यादा। ठीक है, अकेले रहिए बशर्ते कि आप चार खराब लोगों के साथ रहें। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया होम रूल सोसाइटी बनाया। बाद में इनको लंदन छोड़ के पेरिस जाना पड़ गया क्योंकि लोगों को पता चल गया इनके एक्टिविटीज के बारे में। इंडिया हाउस आपने देखा यहाँ पे, जैसे ये सब लोग एक्टिव हैं। सावरकर सर सबको पता है क्या किया उन्होंने। ढींगरा ने कर्जन वाइली को मारा। कर्जन वाइली बहुत सारी स्टूपिड चीजें करता था। मैडम कामा जो थी, इनको आई थिंक बहुत, ये जो लेडी होते हैं ना लीडर्स जो है, उसपे सबसे टावरिंग पर्सनैलिटी थी ये। स्टुअर्ट कॉन्फ्रेंस में गई थी, पहला हमारा नेशनल फ्लैग अनफॉल किया था। ये इनफैक्ट सेक्रेटरी भी थी दादा भाई नारो जी की। लाला हरदयाल के बारे में आगे भी पढ़िएगा, गदर पार्टी बनाया था। तो मतलब ये बहुत ही गदर टाइप का ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन होम रूल था यहाँ, जिसमें कि बहुत तगड़े तगड़े लोग थे। ठीक है सर, इंडिया हाउस ध्यान रखना है। और फिर बाद में इनको जाना पड़ गया जब लग रहा था लोगों को, और ब्रिटिशर्स को पता चल गया कि ये एक अड्डा बन गया है इस तरह की एक्टिविटीज का। ठीक है मैडम कामा, अब इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, आपसे वो ये पूछ सकते हैं कि मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन किसको बोलते हैं? मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन किसको बोलते हैं शबनम? और यहाँ रिवॉल्यूशन में ये हटा दो, ये ज्यादा ऐड चला गया। मदर ऑफ इंडियन, मैडम कामा। मैडम कामा। और फिर यहाँ पे उन्होंने स्टुगार्ट कॉन्फ्रेंस में झंडा फहराया। स्टुगार्ट कुथाय होता आशा? स्टुगार्ट कहाँ पे है? त्रिपुरा में है, अगरतला में है, या सिलचर में है, या शिलोंग पट्टी में है, या शिलोंग में है? कहाँ है स्टुगार्ट? सर वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में। स्टुगार्ट जर्मनी में है, ठीक है, याद रखना। कहाँ है स्टुगार्ट? जर्मनी। तो उन्होंने, जर्मनी। हाँ, उन्होंने फ्लैग फर्स्ट टाइम फैलाया। कोई भी चीज फर्स्ट टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पहले भी डिस्कस किया हमने। पहला प्यार, पहला किस, Yes, पहली sir. शादी, हर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये फर्स्ट चीज है, पहली बार फ्लैग कहाँ पे फहराया गया, ये भी important। ठीक है सर, पहली शादी इसका क्या मतलब है? 4 बार शादी करोगे क्या तुम लोग? हैं नंदा? No, sir. ये फ्लैग था जो उन्होंने फहराया था, फ्लैग ये वाला फ्लैग था। प्लीज याद रखिएगा, वो स्टुगार्ट वाला पॉइंट याद रखिएगा। कोमागाता मारू इंसिडेंट, ये कोमागाता मारू इंसिडेंट क्या इंसिडेंट है? इंसिडेंट ये था, सर वो शिप जो सर इंडिया से सर कनाडा गया था। अरे वाह वाह वाह, और और फिर क्या हुआ? और सर फिर कनाडा में सर उसको सर शिप को सर वहाँ मतलब इंसानों को वहाँ पे उतरने नहीं दिया, फिर वापस सर इंडिया भेजा गया। लेकिन वापस आते थे बहुत सारे, और नहीं सर वहाँ पे फायरिंग हुआ था सर। कहाँ पे? सर कनाडा में, और बहुत सारे इंडियंस मर गए थे सर। बट ये जो कुछ लोग थे इंडिया से, मतलब बहुत सारे लोग इंडिया ही नहीं, चाइना वाइना से सब कनाडा जा रहे थे, क्योंकि हमें पता है कि हम लोग कनाडा जाने में बहुत पसंद करते हैं। जैसे जो पंजाब वाले लोग होते हैं, शबनम से पूछो, ये लोग जनरली क्या होते हैं, कनाडा भाग जाते हैं। फर्स्ट मौका मिले कनाडा भाग जाते हैं। कनाडा मस्त जगह है। अक्षय कुमार भी कैनेडियन सिटीजन है।
तो ये लोग जाना चाह रहे थे कनाडा फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज एंड मे बी सम अदर रीजन एज वेल। लेकिन बहुत ब्रिटिशर्स को ये पता चल गया कि इसमें कुछ रिवोल्यूशनरी एक्टिविस्ट मतलब एक्टिविटी करने वाले लोग हैं और ये कनाडा जाएंगे, वहां पे और मिली भगत करेंगे और शैतानी दिमाग और उपजेगा इनका, तो उनको जाने ही मत दो, वहां उतरने ही मत दो। तो कनाडा में ब्रिटेन का काफी इन्फ्लुएंस था और वहां पे इन्होंने फोन लगा दिया कि भैया इनको उतरने मत देना वहां किसी भी हालत में। तो जब ये कनाडा गए, ऐसा नहीं है कि इंडिया टू कनाडा ये शिलोंग से सिलचर का रास्ता है, बहुत नजदीक है, काफी दूर है मेरे भाई। तो वहां जब गए, वहां से उनको वापस घुमा दिया कि हम आपको घुसने नहीं देंगे। और फिर वो वापस इंडिया आए और इंडिया जब वापस आए तो इनमें फायरिंग हो गई, मतलब हड़कंप मच गया, फायरिंग वायरिंग हो गई और बहुत लोग मर गए। इसके लिए अभी मतलब कुछ दिन पहले ये जो तुम्हारे, ये कौन है, ये जो हैंडसम हंक है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस हैंडसम हंक? इसका नाम है जस्टिन जी ट्रूडो। ये कनाडा के कनाडा के क्या है? जनरल। पीएम है। तो वहाँ प्रेसिडेंट तो नहीं होता है, जनरल ना क्या? वहाँ पीएम होता है। पीएम सुना है आपने? यस सर। क्या होता है पीएम? प्राइम मिनिस्टर। हाँ, तो वहां पे उन लोगों ने अपना स्टैम्प भी इशू किया है कुमागाता मारू इंसिडेंट पे कनाडा में। वहां पे एक सिख कम्युनिटी बहुत ही इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी है कनाडा में। गदर पार्टी बार बार डिस्कस कर रहे थे, आप देख रहे थे, गदर पार्टी यूएस में फॉर्म हुआ सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को यूएस के कौन से पोर्शन में लाई करता है? वेस्टर्न साइड में, ईस्टर्न साइड में, दिस सब साइड वेस्टर्न साइड में, ओह माय गॉड। सब वेस्टर्न। हाँ, तो गदर पार्टी, लाला हरदयाल और कुमागाता मारू इंसिडेंट के बाद ये और थोड़े ये हो गए कि ऐसा कैसे कर सकते हैं ये लोग, हमें ऐसे कैसे मार सकते हैं। तो और ज्यादा एक्टिव हो गए, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। इंडिया में ज्यादा इनका फर्क नहीं देखने को मिला। ऑल्दो एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया इन्होंने बाहर लोगों को इग्नाइट करने का, बताने का कि इंडिया में क्या हो रहा है और हमें क्या करना चाहिए। आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? सर नॉर्थ अमेरिका। मिस्टर शबनम, यस सर। आदिक आंसर आ रहा है आपको इसका? सैन फ्रांसिस्को सर, तो नॉर्थ अमेरिका। वो नॉर्थ अमेरिका होगा ना। कितने कॉन्टिनेंट है हमारे पास? सर 7। वाह वाह वाह। चलिए, तो यूएस और कनाडा कौन से कॉन्टिनेंट में लाई करता है? अमेरिका, नॉर्थ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका। इंडिया कहाँ लाई करता है? सर एशिया। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? अफ्रीका। एशिया है लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। ठीक है, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट क्या है? एशिया। किस कॉन्टिनेंट में मैक्सिमम कंट्रीज हैं? ये पता नहीं। अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका में मैक्सिमम कंट्रीज हैं, ये याद रखिएगा। तो अब फिर इसी तरह से एक और कमेटी बनी, जिमरमैन प्लान एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें बाहर हो रही है, इसको देख लीजिएगा। और ये फ्लैग का इवोल्यूशन है, जो इनिशियली जो मैडम कामा ने फ्लैग बनाया, फिर बाद में कैसा फ्लैग हुआ, फिर कैसा फ्लैग हुआ, फाइनली जो हमारा करंट फ्लैग है वो कैसा है। बीच में चरखा यूज करते थे जब गांधी जी बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फिगर्स थे हमारे मूवमेंट में। ठीक है, मॉडर्न टू रिफॉर्म्स ये क्यों इंपॉर्टेंट है सारे मैम, इसमें क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं? सर ये सर हिंदू मुस्लिम को हाँ, थोड़ा था सेपरेट सेपरेट। इलेक्टोरेट। एक चीज जो ध्यान रखिएगा सर मैम, कि ये जो फर्स्ट नेम होता है ये सेक्रेटरी का नाम होता है, सेक्रेटरी, और सर सेकंड नेम जो होता है वाइस रॉय का वाइस रॉय का होता है। तो ये चीज ध्यान रखना है, ये आगे भी काम आएगा जब हम मॉन्टैग चेन स्पॉट रिफॉर्म्स देखेंगे। तो मॉन्टैग जो होगा वो क्या होगा, उस टाइम का सेक्रेटरी होगा, और जो चेन सेक्रेटरी। स्पॉट होगा वो होगा वाइस रॉय। तो ये हेल्प करता है वाइस आपको काफी, हाँ, काफी क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, आगे चलते हैं। मॉडर्न रिफॉर्म्स इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सेपरेट इलेक्टोरेट्स इशू हुआ है। फिर एक और चीज ध्यान रखिएगा, जो वाइस रॉय होते थे जिनके पास इतना पावर होता था, उनका दो काउंसिल होता था। वाइस रॉय का एक काउंसिल होता था एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जैसे जो अभी करंट एग्जीक्यूटिव होता है, और लेजिस्लेचर होता है। फिर एक उनका काउंसिल होता था लेजिस्लेटिव काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल। मेरे को ये बताओ पहले कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, मेरे को लग रहा है एक और फुल लेक्चर चाहिए होगा, मैं पूरा मॉडर्न खत्म कर दूँ। लेजिस्लेचर, मैं तीसरा पार्ट बना दूं क्या? लेकिन मैं मर जाऊंगा। चलो देखते हैं। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, मेरा मन है कि आज ही खत्म कर दूं इसको। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये तीनों क्या होते हैं, क्या मीनिंग है इसका? सर डेमोक्रेसी सब पिलर्स होते हैं। क्या है लेजिस्लेचर, क्या है एग्जीक्यूटिव, क्या है सर जुडिशरी? एक लॉ बनाता है, एक उसका रखवाली करता है, एक इम्प्लीमेंट करता है। एग्जीक्यूट करता है। अरे वन इम्प्लीमेंट, हाँ वन मेक्स एंड हाँ वन प्रोटेक्ट्स। हाँ, तो रखवाली क्या करता है? गाय की, गाय बकरी है क्या लॉ की रखवाली करेगा उसका? तो अब सर वही है मतलब यहाँ। वो लॉ प्रॉपर्ली फॉलो हो रहा है कि नहीं सर, सुपरवाइज करता है। अरे बाप रे बाप रे। तो यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, जैसे आपने देखा ये इम्प्लीमेंट करवाते हैं लॉ, एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाले, मतलब एग्जीक्यूटिव जो है
और जो लेजिस्लेचर है वो लॉ बनाते हैं, मेक्स लॉ, और जुडिशरी क्या करते हैं, चेक द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉ, कि लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बने हैं या नहीं बने हैं। तो यार कल का क्लास मिस हो गया ना, बड़ा दिक्कत हो गया। हाँ, तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी वही थे कि वो ना इम्प्लीमेंट करवाते थे लॉस, इनके पास ज्यादा पावर होता था, ये नॉन इलेक्टेड भी होते थे, वैसे जिसको मन करता था एग्जीक्यूटिव काउंसिल में डाल देता था, ये ज्यादा पावरफुल होते थे। लेजिस्लेटिव काउंसिल वाले क्या होते थे, मैक्सिमम ये इलेक्टेड होते थे, और इनको ये मतलब लोगों के बीच से आते थे, लॉ वो बनाते थे, लेकिन पावर इनके पास कम होता था। अब तक जनरली क्या हुआ था, 1909 से पहले तक वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सिर्फ ब्रिटिशर्स ही रहते थे। पहली बार वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक इंडियन को डाला गया। उस इंडियन का क्या नाम था, उस इंडियन का नाम था अजीत नंदा। अजीत तुम थे? नो सर। कौन था? उसका नाम था सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा, एसपी सिन्हा। अभी दिखाऊंगा उसको। पहले ये वाला क्वेश्चन देख लो एक बार। एक लंदन ब्रांच बनाया गया मुस्लिम लीग का। मुस्लिम लीग कब बना था? आप लोगों को पहले ही बताया कि मुस्लिम लीग 1906 में बना था। उसी टाइम ये मिंटो से मिले थे। हाँ, मिंटो से मिले थे के साथ। देखिए ना, जो मुस्लिम हैं उनका अच्छे से रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पा रहा, तो सेपरेट इलेक्शन किया गया। ये वाला क्वेश्चन देखो तो जरा, नंदा कुछ लेते क्यों नहीं? तो लेते हैं। सर इसको काढ़ा पीना चाहिए। काढ़ा पीना चाहिए। इसका आंसर क्या है? देखो ये अगेन एकदम फैक्चुअल सा क्वेश्चन है। आता है तो आता है, करके गए हो तो करके गए हो। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 में बना, आगा खान ने बनाया, लेकिन उसका लंदन ब्रांच जो बनाया वो बनाया आमिर अली ने। मोहम्मद अली जिन्ना का सवाल नहीं उठता, क्योंकि ये उस टाइम कांग्रेस में थे। लियाकत अली खान बाद में एक्टिव हुए। आगा खान ने बनाया था मुस्लिम लीग को, लेकिन उसका लंदन ब्रांच स्टैब्लिश किया आमिर अली ने। आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता है। अब हम बात कर रहे थे 1909 एक्ट का, कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अब तक सिर्फ ब्रिटिशर्स रहते थे। पहली बार किसी इंडियन को इलेक्ट किया गया और डाला गया। वो इंडियन कौन था? ये जो गोलू है, ये था। इसका क्या नाम है शबनम? की नाम होता आशा? सत्येंद्र पी सिन्हा। सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देख लेना इसको, और भी क्या क्या बातें हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बातें हैं ये इंपॉर्टेंट है। सुबह आजादी, ये किसने लिखा है? अब अगेन ये ऐसा क्वेश्चन है जो आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता है। फैक्चुअल क्वेश्चन है मेरे भाई। तो सुबह आजादी लिखा है फैज अहमद, फैज अहमद फैज ने, डॉन ऑफ फ्रीडम। इस पे नसरुद्दीन शाह ने मतलब पढ़ा भी था। ये बड़ा बड़ा अच्छा है, इसको पढ़िएगा, मजा आएगा पढ़ के। उर्दू का अच्छा जज्बात है। तो उसमें ये बहुत दुखी दुखी बता रहे हैं कि क्या पार्टीशन से क्या क्या हुआ है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो फटाफट। लेस देन 1 मिनट बचा है, तो मैं आपको मीटिंग आईडी और पासवर्ड भेजता हूँ, फटाफट से देख लीजिए। हम लोगों ने डिस्कस किया था, एक एक्ट था इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। इसके थ्रू पहली बार ऑर्डिनेंस वाला प्रोविजन आया था, जो अभी आप करंट ऑर्डिनेंस देखते हैं, गवर्नर प्रेसिडेंट इशू करते हैं। इसका जेनेसिस है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में, और उसी में ये पोर्टफोलियो और कैबिनेट सिस्टम भी आया था।